बेटा देखो मैं आपको अभी एल्केन्स की प्रेपरेशन वाला टॉपिक लास्ट में कंप्लीट किया था। अब उसके बाद एल्केन्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। बेटा एक चीज़ बता दूं, हाइड्रोकार्बन्स यूनिट सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो सीबीएसई ने इस साल जो डिलीट किया सिलेबस ना बेटा, उस डिलीटेड सिलेबस में इस यूनिट में से ये अगर आप हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कंबशन और पायरोलिसिस, ये तीन चीज़ें बेटा डिलीटेड है आपके सिलेबस में से, इस यूनिट में से। फ्री रेडिकल का जो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल, वो मैकेनिज्म डिलीट किया है। बेटा हम फिर भी इस मैकेनिज्म को करेंगे क्योंकि हमने तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करनी है और मोर ओवर ये +2 में भी काम आना है, तो इसलिए इसको करना तो पड़ेगा। प्लस कंबशन और पायरोलिसिस, ये दो रिएक्शन है जो आप छोड़ सकते हो, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कहाँ पे है, इसके साथ ही वो हम छोड़ देंगे। तो मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही आज स्टार्ट करूंगा आपके साथ, बट पहले हम जरा रिएक्शन को देख लें कि हम किस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जो एल्केन्स हैं ये नॉर्मली इनर्ट होते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की ये पहली लाइन पढ़ें, क्या बोलता है, एल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agents. However, they undergo reactions under certain conditions. हम एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वी कॉल एल्केन्स एज पैराफिन्स। ये पैराफिन वर्ड जो है ये बेसिकली दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, पैरा और दूसरा है एफिनिटी। पैरा और दूसरा है एफिनिटी। एफिनिटी होती है अट्रैक्शन, लव, रिएक्टिविटी, ठीक है। तो पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब रिएक्टिविटी। दे आर लिटिल रिएक्टिविटी। व्हाई आर दे वेरी लेस रिएक्टिव? रीजन, किसी भी चीज के रिएक्टिव होने की जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो होती है या तो उसमें एक पोलर बॉन्ड हो, जो कि एल्केन्स में नहीं है, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सारे ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कि इवन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के कारण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली हम कहते हैं कि s करेक्टर अगर ज़्यादा हो, sp2 जो कार्बन है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है sp3 से, sp हाइब्रिडाइज कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है बिकॉज 50% s करेक्टर आ जाता है। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर बढ़ता जाता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। तो यहाँ तो कार्बन भी सारे सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेटा ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, therefore they आर, एक तो ये नॉन पोलर है, मोर ओवर एक और चीज है कि एंड they are they are saturated, alkanes are saturated, और सैचुरेटेड होने के कारण इनमें एडिशन रिएक्शन भी नहीं होता।
So that's why they are inert towards elimination and addition reactions. बेटा तीन ही तो मेजर टाइप के रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं, एलिमिनेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको तीन तरीके की सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं। अगर इफ यू विल गो बैक टू 10 to 12 डेज बैक लेक्चर, जब हमने मैकेनिज्म पार्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको तीन टाइप के रिएक्शंस बताए थे, चार। एक एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो चलो रिएक्शन के मैकेनिज्म के बीच का हिस्सा होता है। मेनली तीन है, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये एडिशन और एलिमिनेशन तो दोनों ही नहीं शो कर सकते क्योंकि ये सैचुरेटेड है, तो ऐड आप कुछ कर नहीं सकते। नॉन पोलर है इसलिए इनमें एलिमिनेशन भी नहीं हो सकती। आपने बीटा एलिमिनेशन देखी, आपने बीटा एलिमिनेशन के अंदर दो रिएक्शंस पढ़े, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जहां सेड्जेफ रूल फॉलो होता है, एल्कीन्स बनते हैं मोर एल्काइलेटेड, और सिमिलरली एक आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा, उसमें भी ऐसे ही एल्कीन्स बनते हैं। दोनों केस में कार्बन हेलोजन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, तभी तो वहां कार्बोकैटायन बनता था, फिर बीटा कार्बन से H पॉजिटिव निकलता था और एल्कीन बनता था, तो वो पोलर थे, इसलिए वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते थे। तो एलिमिनेशन के लिए पोलैरिटी चाहिए जो इनमें नहीं है, एडिशन के लिए अनसैचुरेशन चाहिए जो इनमें नहीं है, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव है। सब्स्टिट्यूशन में भी ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, दे डोंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल तो तभी आएगा जब इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, पोलैरिटी होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो ना तो इसमें कहीं पाई बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच साइट है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, ना इसमें कोई बेटा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। और उस रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ तक क्लियर है बेटा मैंने जो बोला? बेटा यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बोला? आवाज? यस सर। अगम, दिनेश, हरमेहर, जेके, जतिन, कबीर, निश्चय, तरंजीत, आवाज आ रही ना बच्चे? यस सर। यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर आप देखें तो वो कहता है एल्केन्स में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन्स, नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक ग्रुप। अब हम फिलहाल सिर्फ हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। एक हेलोजिनेशन एल्कीन्स की होती है, उस हेलोजिनेशन में क्या होता है कि एल्कीन्स में हेलोजन ऐड होता है। अगर आप हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इसमें एक हेलोजन ऐड करूं, ब्रोमीन या क्लोरीन, फ्लोरीनेशन हम करते नहीं है, आयोडीन साइज में बड़ा होता है तो वो भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये इन नॉन पोलर मीडियम हमने पढ़ा हुआ है CCl4 या CS2, जब आप इसमें एडिशन करते हैं तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था कि कैसे साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। अगर आपने कल के टेस्ट के लिए रिवाइज किया था तो आपको ये अभी अभी ताज़ा भी होगा दिमाग में कि एंटी एडिशन होती है, ये दो हेलोजन ऑपोजिट साइड पे आके, तो ये भी हेलोजिनेशन है, बट ये एडिशन ऑफ हेलोजन है टू एल्कीन, ठीक है। अभी जो हम हेलोजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन है। ये आपका क्लोरीन है हेलोजन, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक को, और वो हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बन के साइड प्रोडक्ट बन के अलग हो रहा है। सिमिलरली फिर से अगर आपका हेलोजन एक्सेस में है तो वो एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ डाई हेलो प्रोडक्ट बनता है और फिर HCl अलग हो जाता है। फिर अगर हेलोजन और एक्सेस में है तो बेटा वो उस प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर रिएक्ट करता है, और ये काम तब तक चलता जाता है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं।
सॉरी। और इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर हेलोजन एक्सेस में ना भी हो, देखो बेटा मान लो मैंने जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स मिथेन के लिए और 100 मॉलिक्यूल हेलोजन के ले लिए, ठीक है पुत्र, ध्यान से समझते जाना। मान लो 100 में से 20 और 20 रिएक्ट किए, तो ये आपके पास 20 प्रोडक्ट बन गए। अब जब ये 20 प्रोडक्ट बनते हैं तो अब आपके पास पीछे ये 80 और 80 बचते हैं, हाँ या ना, थोड़ा बोलते जाना ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। यस सर। अब जब ये अब जब ये 80 और 80 बचते हैं, तो अब चांस है कि ये 80 क्लोरीन इसी के ऊपर अटैक करें और आपका और ज्यादा ये प्रोडक्ट बने। बट ये भी चांस है कि कुछ 80 में से इस 20 के ऊपर भी अटैक करें इन दिस वे, एंड आपको ये प्रोडक्ट भी मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मान लो नए 20 और बन गए, बट पुराने 20 वालों में से 10 इसमें कन्वर्ट हो गए, तो अब जो आपके पास पीछे 60 है ना, या 50 जितने भी क्लोरीन बचेंगे, ठीक है, मैं उतनी कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं अभी जा रहा, तो वो क्लोरीन अब इस पे पेरेंट एल्केन पे अटैक करके आपको क्लोरोमिथेन भी दे सकते हैं, क्लोरोमिथेन पे अटैक करके डाइक्लोरोमिथेन भी दे सकते हैं, या फिर जो 10 मॉलिक्यूल डाइक्लोरोमिथेन के बने हैं उसके ऊपर रिएक्ट करके वो आपको ट्राइक्लोरोमिथेन भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ये जो प्रोडक्ट में बन रहा है ये हेलो एल्केन्स बन रहे हैं। +2 में जब आप ये हेलो एल्केन हेलो एरीन यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी आपको, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है राजे इसलिए बताना चाह रहा हूं। So I'm just opening this NCERT +2, और देखो मैं कौन सा यूनिट ओपन कर रहा हूँ बेटा, ये देखो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, यूनिट 10। ये +2 की बुक में से मैंने चैप्टर खोला, हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का ये नॉमेनक्लेचर क्रॉस करने के बाद ये प्रेपरेशन में आए, और प्रेपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल्स, ये तो खैर आपने बाद में करेंगे +2 में। ये देखो आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, लिखा हुआ है पुत्र, हाइड्रोकार्बन्स, बोलो बेटा जी। यस सर। तो इसमें पहला रिएक्शन है फ्रॉम एल्केन्स, क्या लिखा है, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, लिखा है बेटा कि नहीं? यस सर। अब इसमें कहता है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, लिखा है पुत्र, आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स, बोलो पुत्र जी। मिक्सचर, अभी मैं आपको यही दिखा रहा था ना, अभी मैं आपको यही दिखा रहा था ना कि आपको जो है वो मोनो या डाई या ट्राई या पॉली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स का एक मिक्सचर मिलेगा। और उसके बारे में क्या बोलता है, विच इज डिफिकल्ट टू, पढ़ो आगे क्या लिखता है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स। मतलब इन इन प्रोडक्ट्स को जो मैं आपको उस तरफ रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये वाला रिएक्शन जो अभी आपने देखा राजे, इसमें आपको ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। और ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को चाहे एक मान लो 70% मिलता है, एक 20% मिलता है, एक आपको 5% मिलता है, दूसरा भी 5% मिलता है, ऐसे करके आपको मिक्सचर मिल गया। मान लो मैं सिर्फ डाइक्लोरोमिथेन बनाना चाहता था, अगर बराबर बराबर अमाउंट भी बनेगा तो 25-25-25% मिलेगा सबका, तो मेरा तो 75% मेरे रिएक्टेंट्स वेस्ट हो गए। आपने कल के टेस्ट के लिए वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा, एल्केन्स की प्रेपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स,
तो उस वुड्स रिएक्शन की भी तो यही प्रॉब्लम थी कि अगर आपने अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड यूज करते हो, तो आपको मिक्सचर मिलता है जिससे दो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एक, परसेंटेज यील्ड कम हो जाती है आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट की, और दूसरा, उसको बाकियों से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है मिक्सचर में से। तो सिमिलर चीज यहां पे है। अगर मान लो मुझे एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन बनाना है, जो कि मैं यहाँ प्रेपरेशन वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं इस यूनिट में, in +2 book I am talking about the preparation of haloalkanes and haloarenes। तो उसमें आप देखें, उसमें वो कहता है it is difficult to separate as pure compound। अगर आपका एक पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा बनाना, और उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी यील्ड भी कम होगी। इसीलिए ये मेथड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर हेलोएल्केन इज नॉट अ प्रेफरेबल मेथड, याद रखना। समझ में आ रही है बात बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो यस सर। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इसमें। अब एक और चीज है बेटा कि इसमें अगर मान लो आपके पास, अब मिथेन में तो चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। व्हेन आई से मिथेन में चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, आपको ये बात समझ में आती है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बेटा मिथेन में आप चारों में से कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर लें, क्या आपको चार अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? बताओ मुझे। सर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एक ही मिलेगा, क्लोरोमीथेन ही बनना है ना, क्या फर्क पड़ता है? अब चारों में से कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर लो, इधर तीन में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर लो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कि अलग अलग मिलेंगे आपको प्रोबेबिलिटी? एक ही प्रोडक्ट। एक ही मिलेगा। ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मान लो बेटा, अगर आप हेलोजिनेशन करा रहे हो प्रोपेन की, CH3 CH2 CH3, ठीक है बेटा, और आपने इसकी क्लोरीनेशन करानी है। और अब बेटा एक बात याद रखना, ये जो क्लोरीनेशन है, जो हेलोजिनेशन एल्कीन्स की है, वो तो नॉन पोलर मीडियम में होनी है। जो ये वाली हेलोजिनेशन है, इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स इक्वेशन। Here you will be needing sunlight or some energy in the form of ultraviolet light, whatever energy is required, or even at high temperature this process will take place। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे दो, चाहे हीट या सनलाइट की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। तो अगर आप साथ में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज सिंबल ऑफ एनर्जी। अब बेटा आपके पास पहला और तीसरा कार्बन, जो कि सो कॉल्ड, आप जिधर से मर्जी बोल लो, ये तीन और तीन छह हाइड्रोजन एक जैसे हैं। आप तीनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको मिलेगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। जबकि जो सेंटर वाला कार्बन है बेटा, वो अलग है। और अगर आप उसमें हेलोजन हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं विद हेलोजन, समझ में आ रहा है ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप यस सर। सेंटर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद हेलोजन, तो आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। वो मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। सो नाउ ऑल हाइड्रोजन्स आर नॉट इक्विवेलेंट, you have probability of getting two different products। And if I have to decide which out of these two is the major product, what is the criteria to do that? बताओ शाबाश। अगर मुझे डिसाइड करना है दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो कैसे लगा सकता हूँ बच्चे, ये बताओ मुझे। आपने ये नहीं सर बताना कौन सा इंटरमीडिएट की मेजर है। स्टेबिलिटी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख के। एग्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही बोला। मुझे एक स्टेप पीछे जाके देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किस इंटरमीडिएट से बन रहा है और ये प्रोडक्ट किस इंटरमीडिएट से बन रहा है। तो जब आपके पास एक रिएक्टेंट से दो अलग अलग इंटरमीडिएट बन सकते हैं, I1 एंड I2,
और उससे दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं P1 एंड P2। तो बेटा the product which comes from a more stable intermediate is the major product because formation of intermediate is the only difficult step। अगर इंटरमीडिएट बन गया तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट वही इजीली बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ या ना पुत्र बोलो, बोलो बेटा जी। यस सर। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड बनेगा। मुझे ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि नॉन पोलर बॉन्ड है ऑलमोस्ट, बेटा ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटना चाहिए कि हेट्रोलिटिकली टूटना चाहिए? होमोलिसिस होनी चाहिए इसकी कि हेट्रोलिसिस होनी चाहिए अगर ये बॉन्ड नॉन पोलर है तो? बोलो शाबाश। कार्बन सर हाइड्रोजन होमोलिसिस होनी चाहिए। होमोलिसिस, होमो का मतलब होता है बराबर बंटवारा। बराबर बंटवारा, होमो मींस सेम। बराबर बंटवारा तब होता है जब दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सेम हो, बॉन्ड नॉन पोलर हो, तो बराबर बंटवारा होता है। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो अलग होते हैं। तो यहाँ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनना है। अब ये कैसे बनेगा अभी मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगर सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो आपको नीचे वाला रेडिकल मिलता है विच इज अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और अगर बेटा ऊपर फर्स्ट वाले कार्बन से निकलता है तो वो आपको मिलता है प्राइमरी फ्री रेडिकल। डू यू रिमेम्बर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? विच इज मोर स्टेबल? बताओ, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द टू, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी? सर सेकेंडरी। कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है बेटा, कार्ब एनायन का सिर्फ उल्टा होता है। सो ये मोर स्टेबल है एंड इजियर फॉर्मेशन है इसकी। और अगर इसकी इजियर फॉर्मेशन है तो इट विल कॉरस्पॉन्ड टू मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर बच्चे? And that is why 2-chloropropane is major product while this one is minor product। मेरी बात पल्ले पड़ी बेटा आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस सर। सो जब आपके पास अलग अलग हाइड्रोजन की है ना वो होगी ऑप्शन कि आप अलग अलग हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, तो बेटा फिर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर वो आपने मौके पे डिसाइड करना है। +2 की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन अभी आपको +2 की एनसीईआरटी में से भी करवाऊंगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। और शायद इस वीडियो लेसन को, रिकॉर्डिंग को वो +2 के बच्चे भी बाद में सुनेंगे। तो कल मेरे पास +2 के एक दो बच्चे बैठे हुए थे, वहां +2 की बुक में ये ना ऐसे लिखा हुआ था एच न्यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं उनको रिवीजन करवा रहा था +2 का, जो बच्चे मेरे पास बैठे थे। कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कुछ की। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है, उन्होंने है ना, बट चीजें भूल जाती हैं, उनको रिवीजन की जरूरत होती है। वो बच्चे इसका प्रोडक्ट ये बनाते हैं कि इसमें एल्कीन है ना बेटा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। हाँ 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 या ना बोलते जाओ साथ साथ में, बोलो बच्चे। उन्होंने क्या किया, इस सर उन्होंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, जो मैं अभी आपको अभी अभी बता रहा था, हेलोजिनेशन का रिएक्शन। बट आप याद रखो कि जब पाई बॉन्ड तोड़ना है और एडिशन करनी है, तो एडिशन में जो हेलोजिनेशन होता है बेटा, उस केस में जो आपका कंडीशंस होती हैं उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि आपने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करना है, आपने स्टेबल करना है. ये डोंट रिक्वायर एनर्जी, रादर यू रिक्वायर अ नॉन पोलर मीडियम लाइक CCl4 और CS2. हम यहाँ वाटर जो है वो नहीं यूज कर सकते, वो भी मैंने आपको बताया है. उसमें प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि फिर सेकंड स्टेप में वाटर इंटरफेयर करके आपको OH ग्रुप भी दे सकता है साथ में. तो हम नॉन पोलर मीडियम यूज करते हैं. तो अगर पाई बॉन्ड को तोड़ने, बट यही अगर आप इसकी हेलोजिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, जो कि वो +2 की बुक में है, तो वहां प्रोडक्ट क्या बनना है, यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होनी है. सो दिस रिएक्शन इज, ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है, यहाँ आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होनी है. और जो नीचे रिएक्शन हुआ है, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इसका मैकेनिज्म मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में. तो ये एडिशन है, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन है. फर्क सिर्फ देख लो, वही रिएक्टेंट वही रिएजेंट क्लोरीन, सिर्फ कंडीशंस का फर्क है. अगर आप हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वहां सब्स्टिट्यूशन होनी है, और अगर नॉन पोलर मीडियम में कर रहे हो तो एडिशन होनी है. तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे आपके पास इस एल्कीन में 3 तरीके के हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं. कौन से 3 तरीके के हाइड्रोजन्स, मैं आपको अलग अलग कलर के साथ उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. हाँ या ना? आप इन चारों हाइड्रोजन्स में से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. बोलो ना बच्चे, हाँ या ना? ये एक जैसे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं. आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो बेटा बताओ ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? अगर इन चारों में से किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. सो वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल हियर. आप इन दोनों में से कोई एक कर दो, एक प्रोडक्ट है. इन चारों में से कोई एक कर दो, एक ही चीज बनेगी. इन चारों में से कोई एक कर दो, एक चीज बनेगी. तो आप चेक करो, अगर मैं बारी बारी बेटा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता हूं और इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश करता हूं, तो आई विल सेलेक्ट द सेम कलर्स टू शो यू द इंटरमीडिएट्स. मान लो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका ये इंटरमीडिएट बनता है. अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, तो आपको रेडिकल मिलना है. तो एक तो रेडिकल मिलेगा डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, ये हो गया विनाइलिक रेडिकल. ठीक है. दूसरी ऑप्शन है बेटा, यहाँ आपको रेडिकल मिल जाएगा. और अगली ऑप्शन है बेटा, मैंने जिस कलर के हाइड्रोजन शो किए हैं उसी कलर से मैं दिखा रहा हूं, अगर वो हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो कौन कौन से इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं. अब आप बताओ मुझे, इन 3 इंटरमीडिएट्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? ये ऊपर वाला विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, और ये नॉर्मल सेकेंडरी है. बेटा ये सेंटर वाले में रेजोनेंस हो जाएगी कि नहीं होगी, ये बताओ. यस सर. अगर आप ध्यान से देखें, एक पोजीशन छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड है, तो अगर वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ पाई बॉन्ड बना ले, और अगला कार्बन अपने ऊपर रेडिकल, अब अगर मान लो
मैं भी आपको एरो से समझाता हूँ। ये रेडिकल यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा। देखो अगर ये बॉन्ड टूट जाए ऐसे, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ऊपर शेयर कर ले, ये दोनों शेयर कर ले, और ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर डीलोकलाइज करा ले रेडिकल को। तो यही चीज बनेगी ना पुत्र जो मैंने बनाई है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मोर ओवर साथ में से दो हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ कोई ऐसी रेजोनेंस नहीं है क्योंकि दो पोजीशन का फर्क आ गया। और विनाइलिक तो वैसे ही लीस्ट स्टेबल होता है, चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बन आयन हो। तो इसमें से जो मोस्ट स्टेबल है वो आपका ये वाला इंटरमीडिएट है। एंड मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, बोलो। Most stable product. मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको जो है यहाँ पे हेलोजिनेशन होके यहाँ ये आपको इसका प्रोडक्ट मिलेगा। ये +2 की एनसीईआरटी में एज सच है। तो बेटा आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको इस पूरे लेक्चर में। देखो नॉर्मली मैं पहले मैकेनिज्म करवाता होता हूँ, फिर इस तरीके के क्वेश्चंस कराता हूँ। बट क्योंकि मैकेनिज्म सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है तो वो आपका अभी लीस्ट इंपॉर्टेंस है। आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत मैं पहले ही डाल रहा हूँ। बिना मैकेनिज्म के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक हो रही है बात पुत्र जी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बेटा कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिया करो। अगम, अलका, दिनेश, हरमेहर, जेके, जतिन, कबीर, निश्चय, तरंजीत, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे अगर उनको यहाँ समझते वक्त कोई डाउट आए तो वो उस वक्त व्हाट्सएप कर लें या फोन कर लें। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो ये कॉन्सेप्ट्स +2 में जाके सीधे सीधे रिपीट होने हैं। अगर आप बेटा ये देखें, ये देखो ये +2 की बुक है बेटा। उसने यूनिट 13 क्लास +1 लिख के खत्म कर दी बात। ये देखो अगर आपके पास ब्यूटेन था तो ब्यूटेन में उसने आपको ऑप्शन दी कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, और यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। वो तो चलो तब है जब आपको काफी सारे मिक्सचर मिल रहे थे मोनो पॉली हेलो डाई ट्राई में। बट यहाँ भी एक की यील्ड लो होगी एक की ज्यादा होगी। वो क्यों? आपका 2 क्लोरोब्यूटेन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा और 1 क्लोरोब्यूटेन माइनर, क्योंकि 1 क्लोरो बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल से और 2 क्लोरो बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल के से, जिस विच इज मोर स्टेबल। और फिर अगले ये रिएक्शंस भी सारे हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। मार्कोनिकॉप्स एडिशन देखो लिखा है यूनिट 13 क्लास +1 +2 में नोबडी विल रिपीट। ये हेलोजिनेशन टू एल्कीन्स की मैं बात कर रहा था इन नॉन पोलर मीडियम, जिसके बेसिस पे मैंने कल के टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था कि एल्कीन्स की जो है वो डिटेक्शन करने के लिए मेथड फॉर डिस्टिंग्विशिंग डबल बॉन्ड या एल्कीन्स और एल्काइंस को एल्केन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। आपके एनसीईआरटी +1 में ऑरेंज लिखा है, यहाँ रेडिश ब्राउन। मैंने जब नोट्स दिए थे तो मैंने स्लैश डाल के दोनों कलर लिखे हुए। किसी को है याद बेटा तो हाँ ना बोल दिया करो, थोड़ा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई में आपको याद आ रहा है। यस सर। तो उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है एल्कीन का। तो ये एक टेस्ट है। और तो इसमें देखो नॉन पोलर मीडियम लिखा है CsCCl4 या CS2। तो यहाँ एडिशन हो रही है पाई बॉन्ड तोड़ के। तो ये आपका एनसीईआरटी मैंने +2 की खोली हुई है बेटा। इसमें मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन बेटा देखो, अब ये +2 की बुक है, दिस इज 12th क्लास बुक। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया, बोलो। यस सर। तो यहाँ आपको एडिशन नहीं करनी, यहाँ आपको क्या करनी है, एडिशन में हीट की जरूरत नहीं होती। यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा
कि एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो जब आपके पास चॉइस है ना अलग अलग हाइड्रोजन्स की, दो यहाँ है, फिर दो दो यहाँ है, ये एक जैसे हैं, ये इक्विवेलेंट है, और दो दो ये एक जैसे हैं, तो जब भी चॉइस होगी तो कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे, जो जहां पे स्टेबल इंटरमीडिएट बनता हो। मुझे सेकंड पार्ट में बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे, शाबाश। सेकेंड पार्ट में आप कहाँ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कराएंगे, यहाँ भी हीट है, सनलाइट है, बताओ बनाओ प्रोडक्ट बच्चे, लिखो इसका प्रोडक्ट, शाबाश। या तो बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या साइड चेन में CH2 वाले दो हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे हैं, और CH3 वाले तीन हाइड्रोजन है, तीनों एक जैसे हैं। तो अब आप डिसाइड करें। मुझे नहीं पता आप में से क्या किसने क्या सोचा, ठीक है, बट मुझे जेन्युइनली बता देना अगर किसी ने सही सोचा। कि जो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ है वो हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक सोचा था किसी ने? सो ये जतिन का आंसर है बेटा।